तो गाजा के लिए एक बहुत बड़ी नई शांति पहल की घोषणा हुई है जिसमें दर्जनों देश शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई शांति के लिए है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। देखने में तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान लगता है। सोचिए, भारत और पाकिस्तान जैसे 60 देशों को बुलाया गया है गाजा को फिर से बनाने में मदद करने के लिए। मतलब एक ग्लोबल एफर्ट जैसा साउंड करता है ना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर किसी को लग रहा है कि ये प्लान एकदम नया है तो ऐसा नहीं है। असल में ये उसी प्लान का एक नया रूप है जो पहले एक बार और वो भी बुरी तरह से फेल हो चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि ये प्लान अचानक से आया कहाँ से। इसकी पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा बस कुछ महीने पीछे जाना होगा। तो देखिए, अक्टूबर 2025 में इस प्लान का ऐलान तो बड़े जोर शोर से हुआ था, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 2 महीने बाद ही, मतलब दिसंबर आते आते ये पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। कोई भी देश आगे आने को तैयार ही नहीं था। और ये फेल क्यों हुआ? वजह थी डर। एक तरफ मुस्लिम देशों को डर था कि हमास के खिलाफ जाने से उनके अपने ही लोग नाराज हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो न्यूट्रल देश थे, उन्हें इजराइल से पंगा लेने का डर था। और सबसे बड़ी बात, हमास ने तो हथियार डालने से साफ मना ही कर दिया। मतलब पॉलिटिकल रिस्क इतना ज्यादा था कि कोई हाथ डालना ही नहीं चाहता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जो प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, वो अचानक से एक ग्लोबल इनिशिएटिव कैसे बन गया। और यहीं पर इस कहानी की असली स्ट्रैटेजी सामने आती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें सोर्सेस के मुताबिक प्रेशर और क्राइसिस का इस्तेमाल किया गया। सोर्सेस के हिसाब से पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को बदलने के लिए 2 बहुत बड़े कदम उठाए गए। एक ऐसा गेम खेला गया जिसके बाद किसी के लिए भी ना कहना लगभग नामुमकिन हो गया। ये स्ट्रैटेजी बहुत सीधी साधी थी, जिसे सोर्स एक क्लासिक पावर प्ले कहता है। क्या? पहले संकट पैदा करो और फिर उसका समाधान बेचो। मतलब हालात ही ऐसे बना दो कि बाकी देश खुद ब खुद आपके पास मदद मांगने और समाधान के लिए आने पर मजबूर हो जाएं। तो ये प्रेशर बनाया कैसे गया? पहला पॉइंट था वेनेजुएला। प्रेसिडेंट मदुरो की जो हाई प्रोफाइल हिरासत हुई, उसने दुनिया को अमेरिकी ताकत का एक नमूना दिखा दिया। और फिर आया दूसरा पॉइंट, ईरान। ईरान के साथ टेंशन को इतना बढ़ा दिया गया, लगभग जंग के मुहाने तक, कि खाड़ी देशों में क्षेत्रीय अस्थिरता का एक जबरदस्त डर पैदा हो गया। सोर्सेस का कहना है कि इसी डर की वजह से खाड़ी देश सीधे ट्रंप के पास पहुंचे और बस यहीं पर उन्हें वो मौका, वो पॉलिटिकल कैपिटल मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, अपने फेल हो चुके गाजा प्लान को दोबारा टेबल पर रखने का। तो ठीक है, प्रेशर की पॉलिटिक्स तो काम कर गई, लेकिन अब बात करते हैं इस नए शांति बोर्ड की। ये असल में काम कैसे करेगा? और यहीं पर जो इसकी पावर स्ट्रक्चर है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस प्लान में गाजा के लिए एक 3 टियर, मतलब 3 लेवल वाली पावर स्ट्रक्चर का प्रस्ताव है। इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पिरामिड के अलग अलग लेवल पर कौन बैठा है। तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है? ये साफ साफ दिखाता है कि असली पावर, मतलब फाइनल कंट्रोल, तो टॉप पर ट्रंप और उनकी टीम के पास ही रहेगा, जबकि जो जमीन पर काम करना है, जो डे टू डे मैनेजमेंट है, वो इंटरनेशनल और लोकल पार्टनर्स को दे दिया गया है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में एक चीज गौर करने वाली है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है। इस पूरे संघर्ष के जो 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, इजरायली सरकार और हमास, वो दोनों ही इस बोर्ड से बाहर हैं। तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या उनके बिना शांति मुमकिन है? इजराइल के लिए तो ये एक शॉक जैसा था। उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि उनके प्रधानमंत्री ऑफिस से फौरन एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें इस कदम का विरोध किया गया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये सब सिर्फ गाजा के बारे में है या फिर ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है? देखिए, ये जो पहल है ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें अमेरिका लगातार स्थापित ग्लोबल संस्थाओं से खुद को अलग कर रहा है, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है। और यहीं पर हमें बड़ी पिक्चर दिखाई देती है। सोर्स का मानना है कि ये मामला सिर्फ गाजा का है ही नहीं, ये एक तरह का टेस्ट केस हो सकता है मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस को चैलेंज करने का, एक नए सिस्टम को बनाने की कोशिश जहां नियम अमेरिका और उसके साथी देश तय करें।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक शांति प्लान से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये इस सवाल के बारे में है कि दुनिया को चलाया कैसे जाना चाहिए। क्या ये एक नए अमेरिका सेंट्रिक मॉडल की शुरुआत है, या फिर जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए एक सीधा चैलेंज? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले समय में इंटरनेशनल रिलेशंस की शक्ल तय करेगा।